हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ संकल्प बैच से जुड़कर टारगेट की डेली क्लासेस कर रहे हो, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस संकल्प बैच के माध्यम से आज हमारा जो टारगेट नंबर है वो है 06, अर्थात कि आज हमारा टारगेट नंबर 6 है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, डेली टारगेट्स देते हैं और आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो समय होता है शाम को 7-8 बजे जब तक टारगेट की वीडियोस आ जाती हैं, वहां से लेकर अगले 24 आवर्स में आप कंप्लीट कर रहे होते हैं। और काफी लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास कि सर ये सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि अब उससे इन लोगों की यानी आप लोगों की पढ़ाई का एक रूटीन बन गया। और जो लोग जॉब में है, सर्विस में है, या फिर हाउस वाइफ है, या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको भी अपना एक समय शेड्यूल बनाने का प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है कि हाँ, दिन भर के अगर हम काम भी कर रहे हैं तो ग्लैंस एकेडमी के द्वारा जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत स्पेसिफिक है, ऐसे नहीं कि हवा में कह दिया गया, स्पेसिफिक तौर पे बताए जा रहे हैं, ताकि इन टॉपिक्स को आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। हर बार यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर पे एनालिसिस है। साथ में जो 2022 और 23 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं टॉपर्स, उनसे बातचीत करने के बाद जो सेलेक्ट टॉपिक निकले हैं उनकी बात कर रहा हूं। और मैंने भी 2 बार प्रीलिम्स निकाला है, तो मुझे भी एक अनुभव है कि किन किन टॉपिकों पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। तो उन्हीं टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं। अभी तक 5 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पहली बार इस वीडियोस पे जुड़ रहे हो तो प्लीज पहले वो 5 टारगेट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 दिन के अंदर, केवल और केवल 2 दिन के अंदर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लेंगे और पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में पीवाईक्यू भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे लगभग सभी सब्जेक्ट के, और 2 महीने की कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर जनवरी और फरवरी। इस तरीके से मैं इसको डिजाइनिंग और प्लान के साथ लेकर चल रहा हूं, जिसका ब्लूप्रिंट ऑलरेडी हमने पूरे 45 दिन का बना रखा है। लेकिन एक साथ मैं उस चीज को नहीं दे सकता, नहीं तो फिर आपकी डेली की कंसिस्टेंसी और रूटीन टूट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में चल रहे थे और लास्ट डे मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, जिसमें अशोक पे ज्यादा फोकस किया था, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य पे फोकस किया था। मौर्योत्तर काल में मैंने सातवाहन वंश पे ज्यादा फोकस किया, शुंग वंश पे ज्यादा फोकस किया, और जो बाहर से आए हुए आक्रमणकारी थे इसमें शक और कुषाण वंश, इन सभी से प्रश्न हर साल आपसे पूछा जाता है। उसी तरीके से अब हमारी अगली कड़ी आती है। उस अगली कड़ी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट तैयार करना है दोस्तों गुप्त काल, गुप्ता पीरियड को कंप्लीट करना है। लेकिन इस गुप्ता पीरियड में क्या क्या चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सोर्सेस के बारे में अगर बात करूं, बहुत सारे नए एस्पिरेंट होंगे, उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग टारगेट नंबर 1 से लेकर 5 तक अगर फॉलो करोगे तो वहां पे मैंने जगह जगह जो है कि सारे सोर्सेस बताए हैं। तो आप पहले टारगेट्स को भी देख लो, दूसरे में भी देख लो, हर जगह मैंने टारगेट्स के लिए सोर्सेस बता रखे हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं समुद्रगुप्त, चाहे उसकी उपाधि के बारे में बात कर लो, चाहे दक्षिण में जो उसने आक्रमण किया फिर राजाओं को जो है कि उनके राज्य वापस कर दिए, जिस नीति को कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति कहते हैं, और उसने 12 राज्यों के साथ युद्ध भी किया, इन सभी चीजों के बारे में पूछा था। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय से अक्सर जो है कि एक प्रश्न आता है, वो होता है उपाधि के नाम से, कि विक्रमादित्य की उपाधि ली थी या देवानाम प्रिय ली थी या कोई सी भी उपाधि, हालांकि वो अशोक की है, लेकिन अलग अलग इसकी उपाधि से प्रश्न आता है। कुमार गुप्त के बारे में पूछा जाता है, अभिलेख के बारे में पूछा जाता है, घोड़ों के आक्रमण के बारे में पूछा जाता है, और साथ ही साथ जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें, और एक सबसे फेमस और सबसे फेवरेट यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो इन लोगों का प्रश्न आयोग का, वो ये, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को और जोड़ देंगे, अगर मतलब चंद्रगुप्त को जोड़ देंगे जो प्रथम है, इन चारों की पत्नियों के नाम याद रख लेना। कई बार होता है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, चाहे वो यूपी पीसीएस ने एलटी ग्रेड में कराया हो, पीसीएस में कराया, आरओ में कराया हो, प्रीलिम्स में, मेंस में, आप देखोगे कि इसने चारों राजाओं की पत्नियों के नाम को जरूर मैचिंग करने के लिए दिया है। ये प्रश्न होना चाहिए। वहीं सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक इनकी विशेषताएं क्या थी, कैसे इन्होंने अपने प्रांतों को छोटे छोटे डिवीजन किए थे, इन्होंने मुद्रा कौन सी चलाई, पद्धति क्या थी यहाँ की, सामाजिक आर्थिक पद्धति क्या थी, व्यापार का तरीका क्या था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में सबसे अधिक जो है कि सबसे पहले तो मंदिरों के निर्माण की संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। इससे पहले आपको भारत में कहीं भी मंदिर की संरचना नहीं देखने को मिलेगी। तो गुप्ता पीरियड ने कहीं ना कहीं सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि जो है कि अर्जित की, जो पुराने कालों से बेहतर थी, इसीलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो और भी इसमें डिटेल जानकारी आपको पढ़नी है। और इसी समय जो फाहियान महोदय आते हैं, जो अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से
जो गुप्त पीरियड होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं, तो ये चीजें भी आपको कवर करनी, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। उसी तरीके से गुप्तोत्तर काल में आप देखोगे तो बहुत सारे काल आते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काल है वो है वर्धन वंश का, यानी पुष्यभूति वंश, जिसमें हर्षवर्धन का शासन काल आपको पढ़ना है। उसने जो युद्ध किए पुलकेशिन द्वितीय से, और भी बहुत सारे जो है उसने साम्राज्य विस्तार किए, थानेश्वर, कन्नौज, कैसे राजधानी हस्तांतरण, कैसे अपनी बहन का बदला लेता है, शशांक वगैरह के गौड़ शासक, ये सारे कनेक्टिविटी को आपको पढ़ना है इनके साथ। और धार्मिक आयोजन में जो प्रयागराज में जो मोक्ष परिषद चलाता था, बहुत सारी चीजों को दान कर देता था, कौन कौन सी नरबली प्रथाएं बंद की, ये सारे प्रशासन के संबंध में आपको पता होना चाहिए। और कैसे जो है कि मैदानी क्षेत्र में कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष का भी केंद्र बन जाता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये एंशिएंट हिस्ट्री में आपको 2 टॉपिक पढ़ने, और तीसरा आपको पढ़ना है प्राचीन साहित्य और इतिहासकार। और ये तीनों ही सोर्सेज के लिए मैंने जो सिलेबस अकॉर्डिंग मैं फॉलो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ घटनाचक्र पूर्वालोकन की सीरीज 2023 की बुक का पीडीएफ है। वहीं से मैं इन चैप्टर्स को कैटेगराइज कर रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग चाहे तो घटनाचक्र को भी पढ़ सकते हो इसके साथ, या फिर अगर आपको लगता है नहीं हमें घटनाचक्र नहीं पढ़ना है, हम एस के पांडे पढ़ सकते हो, या फिर महेश बड़वाल जी की बुक पढ़ लीजिए, या परीक्षावाड़ी पढ़ लीजिए। देखिए बुक कोई भी फॉलो करिए, डजेंट मैटर, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हो। पता चला आपको गुप्तोत्तर काल में आपने सब कुछ पढ़ लिया और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा ही नहीं, गुप्त काल में आपने सब कुछ पढ़ लिया, फाह्यान का वर्णन ही नहीं पढ़ा, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम ही नहीं पढ़ा, क्योंकि आयोग तो यही पूछता है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल भटकने नहीं देगा। सोर्सेस आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, हमारे ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस के जो मैंने स्टैंडर्ड बुक से तैयार किए, या फिर घटना चक्र के भी शॉर्ट नोट्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। सोर्सेस के लिए बहुत सारी डाइवर्सिटी है आपके पास, मैंने बता भी रखा है, लेकिन टॉपिक आपको सेलेक्टेड होने चाहिए। और साथ ही साथ इसकी कोई पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं टेलीग्राम पे, आप इसके नोट्स जो मैं बता रहा हूं टॉपिक्स, इसकी आप एक डायरी को मेंटेन करिए, ताकि जब एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाए अगले 2 दिन में, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 7 दिनों में हमने क्या पढ़ा है। और एग्जाम से पहले आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन करोगे, मैं जैसे जैसे बताऊंगा, तब बार बार ये टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ में बता दूंगा कि ये चीजें हो जाए। तो एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए कि आप कितने टॉपिक को पढ़ रहे हो, क्योंकि ये चीज आपकी आरओ में भी काम आ रही है, प्रीलिम्स में, पीसीएस में भी काम आ रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ साहित्यकार और इतिहासकार का मतलब था कि जो जितनी भी किताबें लिखी गई हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, चाहे वो आपकी पतंजलि जी की हो, महाभाष्य हो, या फिर शूद्रक की हो, या सोमेश्वर की हो, किसी की भी हो, बिल्हड़ की हो या हर्षचरित की हो, जो भी किताबें हैं उनके बारे में और उनके रचनाकार, ये कई बार मैचिंग करने के लिए आता है, ये सारी की सारी आपको पढ़नी है। ये सारा चैप्टर आपको घटना चक्र में इजीली मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई आपको एंशिएंट हिस्ट्री। अब यहाँ पर हम आते हैं बायोलॉजी में। हालांकि बायोलॉजी में हम लोगों ने वर्गीकी वगैरह पढ़ लिया, जैव विकास पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली, रोग, विटामिन वगैरह ये सारी चीज पढ़ ली। कल मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे बायोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें स्टार्टिंग में आपने जो है कि ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करने के लिए जो जो चीजें थी, जैसे पोषण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, कंकाल तंत्र, ये सारी चीजों को कवर किया था। और आज मैं एक मेन बॉडी पार्ट को भी कवर करना चाहूंगा, क्योंकि आप अभी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत कल भी पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ोगे, तो एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। अब जैसे आज आपको कवर करना है श्वसन तंत्र को, इट मीन्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम को, किस प्रकार से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कैसे सेल, टिश्यूज, माइटोकॉन्ड्रिया तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं, कैसे जो है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन जो उपस्थित होता है ऑक्सीजन को लेकर सारे बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, फिर वहां से जो गंदा खून होता है अर्थात कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसको बाहर निकालता है। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें शामिल होते हैं, फेफड़ों के अंतर्गत जो ब्रोंकियल्स होते हैं, ट्राइका होती है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड करके आपको पढ़ना है। वहीं नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसी में परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मींस कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनका जो सर्कुलेशन होता है, कैसे हार्ट के अंतर्गत जाता है, हार्ट से फिर बाहर आता है, फिल्टर होता है, गुर्दा, किडनी, ये सभी चीजें। और नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन तंत्र, यानी आपकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जो आपकी बॉडी से गंदी चीजों को जो है कि उत्सर्जित करते हैं। जैसे स्वेटिंग होती है आपकी, पसीने के लिए क्या क्या होता है, आप अगर मूत्राशय करने जा रहे हैं तो आपकी किडनी का क्या उसमें रोल होता है, किडनी की जो सबसे कार्यात्मक भूमिका निभाने वाली जो यूनिट्स होती है वो कौन सी होती है, ये सारे के सारे चीजों को आपको पढ़ना है। मलाशय के लिए जो है कि आप क्या प्रोसीजर को फॉलो करते हो, कैसे बड़ी आंत से जो है कि निकलते हुए बाहर निकलता है, तो ये उत्सर्जन सिस्टम है जो आपकी बॉडी के पार्ट से वेस्टेज को बाहर निकालता है।
ठीक है, वॉशरूम के माध्यम से आप अपनी बॉडी के अंदर बनने वाली अमोनिया यूरिया को बाहर करते हो। ठीक, इसमें जो है कि किडनी कितना ब्लड को फिल्टर करती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। और नेक्स्ट रहेगा आपका नर्वस सिस्टम, कि जिसमें स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। और इसके बाद हमारे पास 2 और यूनिट्स बचेंगे जो मैं अगले दिन के टारगेट्स में शामिल कर रहा हूँ। हालांकि रखना मुझे आज ही था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है टारगेट्स पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम टारगेट्स को पूरा करने के लिए अर्ली मॉर्निंग भी उठ रहे हैं, कि ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। क्योंकि कुछ लोग वर्किंग प्रोफाइल में, जॉब प्रोफाइल में, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना ही होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो। और हाउस वाइफ अगर है तो अपने बच्चों को तैयार व्यार करके, अपने हस्बैंड को तैयार करके ड्यूटी पे भेजना, स्कूल भेजना, उसके बाद समय मिल पाना, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, हर चीज को हमें देखना पड़ता है, इसलिए मैंने वो 2 टॉपिक कम कर दिए, नहीं तो आज पूरा ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाता और कल हम लोग प्लांट में होते। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम ह्यूमन बॉडी के 2 टॉपिक और छोड़ रहे हैं, जिसमें आपकी जितनी भी ग्लैंड होती है ना, जो अंतःस्रावी ग्लैंड होती है, जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो साथ में आपके जैसे पीनियल ग्लैंड्स हो गई, या फिर आप देखोगे मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, हार्मोन्स को रिलीज करती है, एंजाइम को रिलीज करती है, क्या करती है, ये सारी चीजें हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। और कल एक और टॉपिक भी मैं दूंगा जो आपके बॉडी ऑर्गन्स के लैंगिक जनन से संबंधित होगी, यानी सेक्सुअल इंफॉर्मेशन से। जैसे उसमें प्रोस्टेट क्या करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करते हैं, और जो वेजाइना है, ओवरीज है, या आपके जो स्पर्म है, इन सभी की जानकारियां जो है कि उसमें मिलेंगी आपको कल वाले टॉपिक्स में, क्योंकि यहां से भी हर साल एक ना एक प्रश्न आता है। तो आपको ये साइंस में कवर करना है दोस्तों। और इसके लिए साइंस के लिए स्पेशली मैंने कहा भी है कि प्रीलिम्स अगर ओरिएंटेड आपको केवल पढ़ना है तो आप घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक को पढ़िए, और इसके साथ आप लूसेंट को भी फॉलो करिए, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए लूसेंट के साथ घटना चक्र अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि सर क्या लूसेंट पढ़े या केवल घटना चक्र, तो मेरा सजेशन रहेगा कि दोनों पढ़िए, ठीक है, कोई एक मत पढ़िए, क्योंकि साइंस के लिए यही बेस्ट है। बाकी आप मोटी मोटी किताबों के जंजाल में मत पढ़िए। और अगर आपको लगता है घटना चक्र पढ़ने में सर बोरियत हो रही है, तो आप घटना चक्र के ही हमारे शॉर्ट नोट्स को भी प्रीफर कर सकते हो, जहां पे मैंने सारी चीजों को नोट डाउन कर दिया, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों को जो है की। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं डिस्प्ले पर लिख रहा हूं, आप यहां पर जब मैसेज करोगे तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी मैसेज के थ्रू, और वहां पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस के भी नोट्सों की और घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स की भी। और किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ये इस पे भी मैंने एक वीडियोस बना दी है, जो आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। और आगे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आप देखोगे कि हमें क्या फॉलो करना है करंट अफेयर्स में। जैसे कि जनवरी के हमने घटनाक्रम में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, यूपी स्पेशल, खेलकूद, बजट, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली जनवरी 2024 के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो करंट अफेयर 2024 की आएगी वो हम फॉलो करेंगे फरवरी वाली। किसको फॉलो करेंगे? फरवरी, क्योंकि जनवरी की हमने पिछले 5 लेक्चर में ही कवर कर लिया, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, ज्यादा आता नहीं है, लेकिन जब आप लोग लास्ट में पढ़ते हो तब ज्यादा वो हो जाता है। इसलिए फरवरी 2024 से आज आपको केवल पढ़ना राष्ट्रीय घटनाक्रम और यूपी स्पेशल का घटनाक्रम। और ध्यान देना आप लोग कि यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो यूपी के करंट अफेयर्स होंगे केवल आपको उसे फॉलो करना है, लेकिन मैंने क्यों कहा आपको इसमें बजट को फॉलो नहीं करना है अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि बजट को मैं आपको सेंट्रल बजट और यूपी बजट एक साथ दूंगा। उससे क्या होगा, आप सेंट्रल बजट और यूपी बजट में भले आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे, कंपैरिजन करके पढ़ोगे, तो वहां पे चीजें और क्लियर होंगी आपको कि कौन सा यूपी बजट के अंतर्गत है, कौन सा सेंट्रल बजट के अंतर्गत है। तो हम इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में एक साथ देख लेंगे। अभी आप बस नेशनल करंट अफेयर्स पढ़िए और इकोनॉमिक्स यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़िए, स्किप करना आपको बजट। और अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं, यहाँ पे पीवाईक्यू देखिए छूट गया है। हालांकि हम लोगों ने पीवाईक्यू में अब तक हिस्ट्री कंप्लीट कर ली दोस्तों, साथ में हमने क्या कर लिया, एनवायरमेंट कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, और कल मैंने आपको ज्योग्राफी की पीवाईक्यू दी थी जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों थी। तो आज भी मैं इसमें कुछ नया नहीं जोड़ूंगा, केवल आपको ज्योग्राफी के ही पीवाईक्यू को आज फिर से रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंप्लीट भी नहीं हुए, और जिसके कंप्लीट हो चुके हैं वो रिवीजन कर ले। सोर्सेज के तौर पे मैंने बताया दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं यूपी पीएसएस के लिए, वो ले सकते हो, या फिर आप घटना चक्र पब्लिकेशन को ले सकते हो, या फिर आप यूथ पब्लिकेशन को भी ले सकते हो। अगर आप इन तीनों को पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो तो हमारे हैंड रिटन नोट्स देख लो, जो हमने पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को लिखा है सिस्टमैटिक तरीके से, कम पेजेस में जल्दी रिवीजन होगा, सारे क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, लेटेस्ट अगर उससे रिलेटेड
रिलेटेड कोई न्यूज है, करंट है, तो वो भी हमने उसमें मेंशन किया है। ये लेकिन सारी चीजें डिस्प्ले पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज का टारगेट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, उसमें किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी के अंतर्गत आपको कैसे पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी, नर्वस सिस्टम, इनके बारे में फोकस करना, और करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू। तो आई होप आपको चीजें पसंद आ गई होंगी, और चलते हैं वीडियो के क्लोजिंग की तरफ। और आप लोग इस सब चीजों को डायरी में नोट करते चलना, और लगभग 2 दिन और लगेंगे या 3 दिन, बायोलॉजी और एंशिएंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अगले 10 दिन में, केवल आज छठा टारगेट है, हो सकता है टारगेट नंबर 9 को जब आप कंप्लीट करोगे, यानी 9 दिन लगातार, उसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट, बायोलॉजी कंप्लीट, करंट अफेयर्स कंप्लीट, पीवाईक्यू कंप्लीट, ऐसे टारगेटेड करके जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, तब जो है कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, तब लाखों की भीड़ से निकल के आप अंडर 10 या अंडर 100 के अंदर आओगे। वरना ऐसे रोज आपका समय व्यतीत हो रहा है, रोज आप पढ़ाई कर रहे हो, और आपको भी पता है कितना आप पढ़ रहे हो, कितना इफेक्टिव पढ़ रहे हो, ये चीजें आपको नहीं हो पाती है। तो सामान्यतः गाइडेंस की बात होती है। अब 1 to 1 तो हम कॉल करके नहीं दे सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चैनल पे वीडियोस के माध्यम से आपको सही डायरेक्शन देते हैं, ताकि भटकाव ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।